जय हिंद दोस्तों। तो आज फिर से हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे और इसमें सभी विषयों से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हिंदी का अगला प्रैक्टिस सेट। इसमें पहला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? अवधी पूर्वी हिंदी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो भोजपुरी पूर्वी हिंदी ये हमारा गलत लिखा हुआ है, जबकि भोजपुरी मगही और मैथिली बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उच्चारण स्थान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शुद्ध है? सा दंत, शा तालव्य, शा मूर्धन्य, चा कंठ। तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो शा वर्ड लिखा हुआ है ये दंत वर्ड है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जबकि आ, बड़ा आ और का वर्ग और हा और विसर्ग ये सारे के सारे कंठ ध्वनियाँ होती हैं। ई, चा वर्ग, शा ये सारे के सारे जो है हमारे और या तालव्य ध्वनियाँ होती हैं। जबकि री और टा वर्ग, रा और ये वाला शा ये मूर्धन्य होते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो हमारा जो सही आंसर है वो शा है। ये हमारा गलत है क्योंकि ये हमारा तालव्य ध्वनि है। ये भी गलत है क्योंकि ये मूर्धन्य ध्वनि है और ये भी गलत है क्योंकि ये तालव्य ध्वनि है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? तो स्पर्श संघर्षी की बात करेंगे तो इनकी संख्या 4 होती है, चा, छा, जा और झा। और बाकी की बात करेंगे तो ये हमारी कंठ ध्वनियाँ हैं, ये हमारी ओष्ठ ध्वनियाँ हैं और ये हमारे जो है मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो वे शब्द जो समूह, भीड़, ग्रुप की बात करते हैं वे हमारे क्या होते हैं? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें देखेंगे सभा, तो यहाँ पर भी भीड़ रहेगी, कक्षा यहाँ पर भी भीड़ रहेगी और इसी तरीके से भीड़ में भी भीड़ रहेगी। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको देखते ही हम तुरंत बता देते हैं कि वह समूहवाचक संज्ञा होंगे, जैसे सभा, कक्षा, भीड़, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज आदि। ये सारे के सारे क्या होंगे? ये हमारे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जबकि दौड़ शब्द हमारा जो है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रयुक्त वाक्य में दिन शब्द है, क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है? तो हम इसको पढ़ते हैं सेंटेंस को तो समझ में आ जाएगा। सप्ताह में 7 दिन होते हैं या रविवार होता है, तो यहाँ पर क्या वर्ड निकल के आया? पुल्लिंग या होगा, अर्थात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तम पुरुष सर्वनाम के भेद का एक प्रकार है। तो निजवाचक का है, संबंधवाचक का है, पुरुषवाचक का है या फिर निश्चयवाचक का है? तो बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की। सबसे पहले तो सर्वनाम की बात करेंगे। सर्वनाम हमारा कुल 6 प्रकार का होता है और उसमें जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वह 3 प्रकार का होता है। और उन्हीं 3 प्रकारों में ये जो हमारा एक प्रकार है उत्तम पुरुष, और इसके अलावा एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो बात करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, तो पति की विशेषता बता रहा है, कैसा पति है? प्रवासी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रवासी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य की किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो बात करेंगे मीरा जोर से हंसी, अर्थात इस वाक्य में कहीं भी हमारा जो है वो कर्म नहीं दिख रहा। जिस वाक्य में हमारा कर्म नहीं दिखाई पड़ेगा वो हमारा वाक्य अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहाँ पर हंस कौन रहा है? मीरा, और हंसी का प्रभाव भी किस पे पड़ रहा है? मीरा पे ही पड़ रहा है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा
अकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो है कर्म नहीं है। यदि कर्म होता तो हम उसको सकर्मक क्रिया के अंतर्गत रखते। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। तो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, तो ये थे लिखा हुआ लास्ट में, इससे ये क्लियर हो गया है कि हमारा कैसा है, भूतकाल है। और रहे थे तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अमीय का तत्सम रूप क्या होगा। तो अमीय का जो तत्सम रूप होगा वो क्या हो जाएगा, अमृत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आकाश का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो गगन होता है और हमारा नभ होता है, अंबर भी होता है, लेकिन अवनी ये हमारा किसका होता है, ये पृथ्वी का होता है। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ये अवनी अर्थात पृथ्वी। इसी तरीके से अगर हम पृथ्वी की बात करेंगे तो इसके और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे भू हो गया, इला हो गया, धरा हो गया, धरणी हो गया, वसुधा हो गया, क्षिति हो गया, मही हो गया और अचला हो गया। ये सब के सब किसके हैं, ये सब के सब भूमि अर्थात धरती के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अवर का विलोम शब्द क्या होगा। तो अवर के विलोम की बात करेंगे, इसका विलोम हो जाएगा प्रवर, जबकि लघु की बात करेंगे तो इसका विलोम होता है दीर्घ। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे कनिष्ठ की तो इसका होता है ज्येष्ठ। तो इस तरीके से इसका सही आंसर क्या रहेगा, प्रवर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या होगा। तो सुधा का बादल होगा, बिजली होगा, प्राण होगा, प्रीतम होगा, अमृत होगा, पानी होगा, या फिर सेना होगा, या शक्ति होगा। तो इसके एक आंसर से ही हम क्लियर कर लेंगे। सुधा अर्थात ये अमीय, मधु, पीयूष, अमृत, ये अमृत का पर्यायवाची है और इसका सही आंसर हो जाएगा अमृत और पानी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे ये जो तरह तरह के जो प्रश्न हैं वो अपने अलग अलग टॉपिकों से पूछे जा रहे हैं। इसी तरीके से जो आपका एग्ज़ाम आएगा यूपीपी री एग्ज़ाम, उसमें सेम इसी तरीके से आपका प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसलिए हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि इन प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, जिससे कि आपको भी आने वाले एग्ज़ाम में मदद मिलेगी और इससे जो है बाकी लोगों को भी मदद मिलेगी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द। तो जिसकी पहले से कोई आशा ना हो अर्थात इसका आंसर हो जाएगा अप्रत्याशित। मतलब जिस चीज़ को हमने सोचा ही नहीं तो अप्रत्याशित हो रही है। और इसके बाद में अगर बात करते हैं आशातीत की, तो इसमें होगा जो आशा से अधिक हो, मतलब जो जिसको जो है हमने जितना सोचा है उससे ज़्यादा होना, तो आशातीत हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे आशाजनक की, तो जो आशा बढ़ाने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, आशाजनक कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर लिखा था, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो तो अप्रत्याशित हो जाएगा, और जिसकी पहले से आशा हो वो क्या हो जाएगा, प्रत्याशित हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिर फिर जाना का अभिप्राय क्या होगा। चक्कर आ जाना, सरदर्द हो जाना, बुद्धि ठिकाने में ना रहना, या फिर पीछे मुड़कर देखने लगना। तो हम आप सभी लोग यूज करते हैं ज़्यादातर कि सिर फिर गया है उसका, अर्थात उसकी बुद्धि ठिकाने पर नहीं रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्धि ठिकाने पर ना रहना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। पढ़ा लिखा ना होना, विद्वान होना, पढ़ा लिखा होना, या फिर मूर्खता करना। तो हम देखेंगे ये दोनों लगभग एक जैसे अर्थ दे रहे हैं, और यहाँ पर जो सही आंसर होगा काला अक्षर भैंस बराबर अर्थात पढ़ा लिखा ना होना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, श्वेत और श्वेद का अर्थ क्या होगा। जितने भी टॉपिक हम आपको बता रहे हैं इन्हीं सभी टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसमें कोई भी टॉपिक यदि आपका तैयार नहीं है तो उसको हमारे साथ जुड़े रहें और अच्छे से तैयार कर लें, और अपने जो शब्दों का ज्ञान है उसको कम से कम नहीं तो डेली 10 से 15 शब्दों को अपनी शब्द डिक्शनरी में बढ़ाएं, अर्थात इनको याद करें। चलिए देखते हैं श्वेत और श्वेद का अर्थ क्या होगा। तो श्वेत मीन्स होता है सफ़ेद और श्वेद मीन्स होता है पसीना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सफ़ेद और पसीना।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, धड़ाक में प्रत्यय कौन सा होगा? तो धड़ाक के प्रत्यय की अगर बात करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा धड़ प्लस आक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। प्रत्यय और उपसर्ग की बात करेंगे तो इसमें लिखा हुआ प्रत्यय अर्थात पा, और पा से ही क्या होता है? पीछे, यानी जो मूल शब्दों के पीछे लगे होते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग को देखेंगे तो इसमें उ लिखा हुआ है, थोड़ी देर के लिए हम इसको आ मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? आ से ही क्या होता है? आगे। तो यानी जो शब्दों के आगे लगे होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सख्यागमन का जो संधि विच्छेद होगा वो सखी प्लस, ये वाला नहीं होगा, ये होगा सखी प्लस आगमन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति में कौन सा समास है, इसका विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह हो जाएगा देश के लिए भक्ति। अर्थात ये किसका एग्जाम्पल है? ये तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है। जबकि समासों की बात करेंगे तो इनकी संख्या कुल 6 होती है। तो चलिए अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से मिश्रित वाक्य की पहचान करें। तो मिश्रित वाक्य की पहचान करेंगे, इनमें जो है कोई बात कही जाती है और उसको कंप्लीट किया जाता है। जबकि पहला हम देखेंगे वर्षा हो रही है, तो ये हमारा साधारण वाक्य है अर्थात सरल वाक्य। ऐसे ही सुधीर पढ़ता है, तो ये भी हमारा सरल वाक्य है। और यहाँ पर लिखा हुआ मैं पढ़ता हूँ, अर्थात एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, फिर दूसरे सेंटेंस को और से जोड़ा गया। वह खेलता है, तो ऐसे शब्दों को हम लोग कहते हैं संयुक्त वाक्य। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। जबकि यहाँ पर लिखा हो मैंने सुना है कि नीना पास हो गई, तो ये अपनी वाक्य को पूरा कर रहा है। तो ऐसे जब शब्द मिल जाए आपको तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से शुद्ध वाक्य की पहचान करें। तो कृपया करके खुले पैसे दें, कृपया खुले पैसे देने की दया करें, कृपया खुले पैसे दें, कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा कृपया खुले पैसे दें। अन्य सभी में एक्स्ट्रा शब्द लगे हुए हैं अर्थात अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग हुआ है, जबकि शुद्ध वाक्य में अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? अर्थात वर्तनी से भी प्रश्न पूछा जाएगा एक आपसे। तो देखते हैं, लिखा हुआ है उत्तरदायी, 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 उत्तरदायी। तो इसमें ये दो तो पहले से ही गलत लग रहे हैं, इन दोनों में से कोई एक सही होगा। तो इसमें जो सही होगा वह या वाला होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 और 12 पर यति होती है? यति का मतलब होता है विराम होता है। तो इसको हम देखेंगे तो ये आंसर इसका होगा गीत का। जबकि 28 मात्राएं जहाँ पर होंगी तो उसकी बात करेंगे तो वह हो जाएगा हमारा हर गीत का हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार पूछा गया है। इसमें देखिए बात हो रही है, एक वर्ड लिखा हुआ है पीताम्बर, तो उसकी अगर हम बात करेंगे तो पीताम्बर ओढ़े श्याम अर्थात कृष्ण, और नीलमणि पर्वत पर प्रभातकालीन धूप, यानी इसमें एक उपमेय है और एक उपमान है की संभावना की जा रही। तो जहाँ उपमेय और उपमान की संभावना की जाएगी वहाँ पर आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन ज्ञानाश्रयी सखी के शाखा के कवि हैं? तो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों की बात करेंगे तो ये निर्गुणवादी कवि थे, और इसमें जो कवि थे वह कबीरदास थे, और आपके नानक थे, रैदास थे, और दादू दयाल थे, सुंदरदास थे एवं मलूकदास थे। जबकि मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाश्रयी काव्यधारा के ये निर्गुण कवि हैं। तुलसीदास जी ये रामाश्रयी काव्यधारा के सगुण कवि हैं। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह कबीरदास हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो सदल मिश्र की रचना जो है वो नासिकेतोपाख्यान है। कई बार पेपर में पूछा गया, तो ये इसका सही आंसर होगा। जबकि अगले की बात करेंगे तो गोरा बादल की कथा,
गोरा बादल की कथा ये किसकी है? ये जटमल की है, ये भी पेपर में कई बार पूछी गई। रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह खां की है, ये भी कई बार पूछी गई है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो प्रेम सागर जो है वो किसकी है? लल्लू लाल की है। प्रेम सागर किसकी है? लल्लू लाल की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तो ये प्रश्न जो है हमारा, इसको पहले हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा एक अपठित गद्यांश दिया गया है, जब इसको पढ़ेंगे तभी इसके आंसर को हम लोग कर पाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। कुंती अपने लाडले लाल को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई। कहाँ छोड़कर लौट आई? नदी में। वह छोटी नदी थी, वायु अनुकूल थी, दैव की गति जानी नहीं जाती है, अर्थात भगवान की गति का पता नहीं है। वह नदी चंबल नदी में जाकर मिलती है। अब शिशु की पिटारी बहती बहती चंबल नदी में आ गई। इटावा के पास चंबल नदी आकर यमुना जी में मिलती है, अतः चंबल के प्रवाह के साथ वह भी यमुना जी में आ गई और यमुना जी के साथ प्रयाग की ओर बढ़ी। तीर्थराज प्रयाग में जाकर यमुना जी गंगा जी में मिल जाती हैं, अतः अब वह मंजूषा शिशु को लेकर काशी की ओर बहने लगी। उसके साथ ना कोई मल्लाह था, ना पथ प्रदर्शक था, भाग्य उसे स्वयं ही बहाकर ले जा रहा था। कौन उसे बहाकर के ले जा रहा था? भाग्य। काशीपुरी, पाटलिपुत्र आदि राज्यों की सीमा को पार करते हुए गंगा जी के प्रवाह के साथ वह मंजूषा बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ी चली जा रही थी। आगे चलकर वह अंग देश की सीमा में पहुंची और अब मानो उसकी यात्रा समाप्त होगी। उसी समय चंपा नगरी के राजा अधिरथ अपनी स्त्री और अपने सेवकों के सहित गंगा स्नान करने आए थे। उन्होंने दूर से इस सुंदर सी पेटी को जाह्नवी की लहरों के साथ, जाह्नवी अर्थात गंगा की लहरों के साथ क्रीड़ा करते देखा, खेलते हुए देखा। अंत में उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी, सामने यह मंजूषा बहती जा रही है, उसे पकड़कर लाओ। तो अब चलिए ये हमारा पैराग्राफ पूरा हुआ है, इसके प्रश्नों को देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कुंती अपने नवजात शिशुकुमार शिशु को कहाँ लेकर जा रही थी? तो यह छोड़कर आई थी। तो अभी हमने पढ़ा है नदी में छोड़कर आई थी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था? सेवक लेकर के जा रहा था, या फिर मल्लाह लेकर के जा रहा था, या पथ प्रदर्शक, या फिर भाग्य? तो सही आंसर है भाग्य लेकर के जा रहा था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी? मंजूषा को लाने की, सेना को लाने की, शिशु को लाने की, या राधा को लाने की? तो सही आंसर है मंजूषा को लाने की। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे? तो चंपा नगरी के राजा राधा और सेवकों के साथ गंगा स्नान करने आए थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। यदि कोई त्रुटि नहीं तो कोई त्रुटि नहीं है तो उसको चुनें। प्रतिभाशाली छात्रों ने विद्यालय का नाम रोशन किए, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें देखेंगे यदि पहले में गलती है तो पहला चुनेंगे, दूसरे में है तो दूसरा, और तीसरे में है तो तीसरा, और कुछ नहीं है तो चौथा चुनेंगे। तो पूरा वाक्य जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है रोशन। रोशन वर्ड नहीं होता है, क्या होता है? रोशन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि तीसरे में ही ये लिखा हुआ है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ बताता है। तो लिखा हुआ है म्याऊं की ठौर पकड़ना। तो इसमें होगा प्रकुपित होना, उत्साहहीन होना, क्रोध के आवेश में होना, जोखिम का कार्य करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्याऊं की ठौर पकड़ना, मतलब जोखिम का कार्य करना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, या पैशाची अपभ्रंश से? तो खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। इसके कई और नाम हैं, जैसे हिंदुस्तानी, जैसे कौरवी, और जैसे सरहिंदी। तो इस तरीके से इसके ये अन्य नाम हैं। और राहुल संकृत्यायन जी ने
खड़ी बोली को कौरवी कहा था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भगवत गीता का संधि विच्छेद होगा। तो भगवत प्लस गीता होगा, भगवत गीता होगा, या भगवद गीता होगा, या भगवद गीता होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ता, और ता के नीचे हलंत लगा हुआ, यही दा में चेंज हो जाता है। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, भगवत प्लस गीता। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? सूर्ण धूलि, युगवाणी, लोकायतन, या चिदंबरा। तो इसकी अगर बात करेंगे तो सारी की सारी कृतियां किसकी हैं? ये सुमित्रानंदन पंत की हैं। और चिदंबरा के लिए इनको 1968 में अर्थात 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसके लिए? चिदंबरा के लिए मिला था। चलिए अगले और अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है हमारा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस की अगर बात करेंगे तो हिंदी को जो स्वीकार किया गया था वह 14 सितंबर और 1949 को जो है स्वीकार किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। तो हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? यह 14 सितंबर को मनाते हैं। तो आपको ये सारे प्रश्नों के आंसर समझ में आए होंगे, और यदि नहीं समझ में आए हैं तो इस वीडियो को पुनः देखें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, और आने वाले एग्ज़ाम में इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें और आगे भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो धन्यवाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।